प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ विख्यात पत्रकार, सामान्य पत्रकार, वरिष्ठ भी, और आप लोगों ने YouTube पर इनको जयपुर डायलॉग्स धीरेन्द्र जी के साथ और प्रारब्ध पर और कई जगह आपने लगातार सुना होगा। तो सर को आज हम आमने सामने लेकर बैठे हैं क्योंकि वो बातें करने के लिए जो आमतौर पे क्या है ना कि हर दिन की हैपनिंग के विषय अलग होते हैं, पर कुछ ज़रूरी चर्चाएं होती हैं, ज़रूरी बातें होती हैं जिनका होना बड़ा आवश्यक है। तो चूँकि हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, तो हमने और सर ने तो बेहतर ही, मतलब मैं जानना चाह रहा था कि जो परिवर्तन सर देख रहे हैं राज्य में, सत्ता में, धर्म में, और जो भी एक बड़ा परिवर्तन योगी जी के आने से हुआ है, बात उससे थोड़ी सी और अंदर की है। बात यह है कि एक माफिया राज था, एक जंगल राज था, एक समाजवाद का राज था, एक सेकुलरवाद का भी राज चल रहा था, वो धुरंधर ने धो दिया। तो क्या इन सब वादों ने या जो बाहरी विचार थे, क्या इन्होंने भारत को बेहतर बनाने में योगदान दिया है या बदतर किया है, भारत को नियंत्रित किया है? इसके सापेक्ष जब सनातनी मोड के लोग सत्ता में आते हैं, राज्य करते हैं, तो वो भारत को बेहतर बनाते हैं या क्या होता है भारत के साथ? तो यह जानने के लिए, कंपैरिजन के लिए सर से एक सवाल और सर का फिर जवाब हम जानना चाहेंगे। सर, क्या सनातन बेहतर है राज्य व्यवस्था के लिए, सत्ता के लिए, या यह जो बाहरी विचार थे, वेस्टर्न कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिस्ट, इस्लामिक थॉट, क्योंकि इस्लाम भी पॉलिटिकल ही है, उसमें हमको कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी वही कार्य कर रखा है। तो आप किसको बेहतर मानते हैं, क्यों मानते हैं सर? बेहतर मानने का सवाल तो बाद में आएगा। मूल समस्या भारत की ये है कि हमारा आज़ादी के बाद जो हमारा शिक्षा का पाठ्यक्रम था और जो अब तक चल रहा है, वो है कि हमें इतिहास बोध से हमको बिल्कुल हमारा शून्य कर दिया गया। हमारा स्वयं बोध ही शून्य हो गया। हमारा कोई शत्रु बोध नहीं है, हम जानते नहीं हैं हम स्वयं कौन है, स्वयं बोध ही हमारा नहीं है। हमारा धर्म सनातन है, धर्म का किसी अन्य भाषा में कोई शब्द नहीं है। वो धर्म को बना दिया गया, रिलीजन बना दिया गया। भारत का संविधान ने रिलीजन इस्लाम है, रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, उन्होंने कहा कि भाई सनातन धर्म भी रिलीजन है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में धर्म की अलग एंट्री शब्द की हो गई है और वो बताता है कि धर्म अंतर जो है अलग है रिलीजन से, लेकिन भारत में लोगों को यही अभी नहीं जानकारी है। और धर्म और रिलीजन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो समस्या इसलिए पैदा होती है कि हमारा जो 1947 की आज़ादी के पहले जो हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री है, जो इस देश में पहले जो पहले 16th सेंचुरी से लगातार जो तुर्कों का शासन रहा, जिसको यहाँ मुगल रूल कहा जाता है, टिल 1857, और उसके बाद जो डायरेक्ट रूल था अंग्रेजों का भारत में, वो केवल 90 साल का था, 1857 से 1947 तक। लेकिन अंग्रेज तो 17th सेंचुरी में ही आ चुके थे। सूरत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी और 18th सेंचुरी में बड़े हिस्से पे वो काबिज हो गए थे। बंगाल है और महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब भी आगे थे वो। और 18th सेंचुरी में ही वो जो है एंग्लो मराठा वॉर हुई है और फिर रणजीत सिंह से वॉर हुई है, अफगान वॉर हुई है। तो उनको 1857 में उन्होंने मुगल सत्ता का जो एक फिगर हेड जो बैठा हुआ था दिल्ली में, उसको समाप्त किया। तो इस दौर के इतिहास में 8th सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध में इन्वेजन किया था, उसके बाद जो लगातार 10th 11th सेंचुरी तक अफगानिस्तान से जो हमलों का सिलसिला चलता रहा, और उसके बाद जो तुर्कों की सत्ता कायम हुई, जिसको हमारे इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत का नाम दिया है। तो अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन है, वो तमाम सारे नाम हैं। और उन सबको हटा करके फिर जब तुर्कों की सत्ता कायम हुई है, जिसको मुगल रूल कहा जाता है, फिर अंग्रेज, इन सब ने भारत की संस्कृति को कैसे वेंडलाइज किया, कैसे प्रभावित किया, कैसे नष्ट किया, और आज उसके हम सब उसी के दुष्परिणाम को आज झेल रहे हैं। लेकिन हम जानते नहीं उसके बारे में। तो ये भारत के रिसोर्सेज को लूटने आए थे या सिर्फ नियंत्रित करने आए थे? क्या सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ भारत का इस 1000 साल की गुलामी में, कि जो हमारी सनातन अर्थव्यवस्था थी,
वो पूर्णतया मंदिरों पे आधारित थी, मंदिरों के अराउंड घूमती थी। उसमें गुरुकुल सनातन व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, और सबके कार्य बटे हुए थे, और पूरी इकोनॉमी यूज्ड टू मूव अराउंड द टेम्पल इकोनॉमी, सारा पैसा वहीं आता था। तो मुगलों ने पहले तो मंदिरों को लूटा, हमारे आर्थिक आधार को ध्वस्त किया, फिर भी मंदिर बचे रहे। उसके बाद अंग्रेजों ने, जो बार बार अभी नाम लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, लॉर्ड बैबिंगटन मैकाले का, अंग्रेजों ने जो हमारी जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी उसको नष्ट कर दिया। तो और ये बात और मिड 19th सेंचुरी तक भारत में 7 लाख से अधिक गुरुकुल थे। ये धर्मपाल जी ने भी लिखा, धर्मपाल जी की पुस्तक है ब्यूटीफुल ट्री, उसमें इसका पूरा ब्यौरा दिया गया है कि बंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी और पंजाब के गवर्नर ने, उस समय के अंग्रेज गवर्नर ने जो स्टडी कराई, जो कमीशन बना के पूरा डाटा इकट्ठा किया, उस समय भारत में 96% की साक्षरता थी, और 76% छात्र उस वर्ग के थे जिनको आज दलित, पिछड़ा और जनजाति, ट्राइबल कहा जाता है। वो तो सर एक तो वो व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई, और आज ये कहा जाता है कि हजारों साल से ब्राह्मणों ने दलित और पिछड़ों को पढ़ने नहीं दिया। तो ये हमें किसी को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ कभी हमारे यहाँ था नहीं। तो जो जाति व्यवस्था जब नष्ट हो गई, तो जब वर्ण व्यवस्था नष्ट हो गई, और वर्ण व्यवस्था में किसी को जन्म से ब्राह्मण या जन्म से क्षत्रिय बनने का अधिकार, कर्म अनुसार, चरित्र अनुसार, उसके अनुसार नहीं था, और किसी के साथ भी किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या शोषण का कोई आधार था ही नहीं, और न ही कोई छुआछूत थी, और न कोई भेदभाव था, न ही कोई भबड़ा जमींदार था जो इंडिया की फिल्मों में दिखाया जाता है, बम्बई की फिल्मों में इस पे मैं, कि ठाकुर साहब जमींदारी हैं, बड़ा जुल्म कर रहे हैं, वो फिल्म में ये सब उसी के बाद की देन है सर। ये मुसलमानों ने लिखी, जितनी फिल्मों में हिंदुओं को जाति विभाजित किया गया, और मतलब इस प्रकार से समाजवाद परोसा गया, सेकुलरवाद परोसा गया, वह सारी की सारी मुसलमानों ने लिखी। भारतीयों को लगता है कि खाली अंग्रेजों ने बांटने का काम किया है, सबसे ज्यादा हिंदुओं को बांटने का काम मुसलमानों ने किया है। ठीक है, इसके बहुत सारे सबूत हैं। पॉलिटिकली आज यदि मुसलमान जो है, अगर अखिलेश यादव के पीछे खड़ा है पूरी तरीके से, तो अखिलेश यादव का नारा क्या है? PDA, जो वो बोलते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसमें अल्पसंख्यक तो मुसलमान हो गया, तो बाकी हिंदू में खाली 2 वर्ग क्यों लेते हो? कांग्रेसियों के पीछे सदैव मुसलमान खड़ा रहा एज अ वोट बैंक। तो कांग्रेसियों ने भी तो सवर्णों और क्या बोलते हैं ब्राह्मणों को, मतलब एक वह भी हिंदुओं को 2 जाति में विभाजित करके, तो उसके बाद जो दलितों के नेता कांशीराम उठते हैं, या ओबीसी के नेता आपके ये मुलायम सिंह यादव और इस प्रकार के लोग उठते हैं। क्यों? क्योंकि लालू को जो लोग बोलते हैं सामाजिक न्याय का मसीहा, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कांग्रेसी शासन से पीड़ित था। मैं लालू को पीड़ित और विक्टिम नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही घटिया वाहियात इंसान है, मरना चाहे तो भी ना मरे, और उसको अपने जीवन के अंत तक जाते जाते अपने परिवार का अंत देखना चाहिए। क्योंकि लालू के प्रताड़ित लोगों को मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, ठीक है, वो एक अलग कहानी है। पर कांग्रेस का शासन था ना जिसने बिहार को पूरी तरीके से कमजोर कर रखा था और सारी चीजें कम कर रखी थी। तो इस प्रकार से ये लोग उठे राजनीति में, लेकिन इन सबको जातियों को विभाजित करके यदि कोई नेता सामने रख सकता है, तो उसके पीछे मुसलमान वोट बैंक सदैव खड़ा रहा। तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया है, कर भी रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे जितने मेन स्ट्रीम मीडिया के या तो जितने मुसलमान जर्नलिस्ट वगैरह भी हैं सर, वो लोग दलित एंड हिंदू बोलते हैं। ये शब्दावली है सर उनकी, कि वो चाहते हैं कि दलित उनके साथ। ये काम पिछले 100 साल से चल रहा है, कैसे काटा जाए इनको। हाँ, तो ये अब ब्रिटिश तो छोड़ के चले गए, इन लोगों ने झंडा उठा लिया है। हम सर अपनी बात पे आते हैं कि अब जैसे 47 की बात करते हैं, अंग्रेज आए, इस्लाम आया, सब कुछ हुआ। 47 में तो कुछ सो कॉल्ड स्वतंत्रता मिली, मैं 47 को भी स्कैम मानता हूं, पर कुछ मान लीजिए सो कॉल्ड भारतीयों ने ही रूल करना शुरू किया। तो नेहरू जो था कम्युनिस्ट, मतलब संदीप बालकृष्ण जी नवाब नेहरू बोलते हैं, मैं भी वही शब्द इस्तेमाल करूंगा। नवाब नेहरू ने कम्युनिस्ट माइंडसेट को भारत में प्रतिस्थापित किया। लाइसेंस, कोटा, परमिट राज से कंजम्पशन भी लोगों का रोका और प्रोडक्शन भी रोका।
ब्रिटिश कंपनीज भारत में चल रही थी, लेकिन भारत की अपनी कंपनियों को बहुत अधिकार नहीं था कुछ करने का। जो टाटा ट्रक बना रहा था 47 से, उसको कभी गाड़ी बनाने का लाइसेंस नहीं मिला। मारुति संजय गांधी लेके आए तो उसको मिल गया, वो एक अलग कहानी। सर क्या फर्क देखते हैं ये नेहरू ने जो कम्युनिस्टवाद और जो इनके पीछे मुसलमान वोट बैंक खड़ा था, इस राजनीति में ये भारत के लिए, जनता के लिए कितना उचित थी? और आज की जो मोदी जी की, अटल जी की जो संघ की जो पॉलिटिक्स है, जो योगी जी की पॉलिटिक्स है, जो सनातन से आती है, सेवा भाव की, और इन दोनों के रूल में आप क्या फर्क देखते हैं सर? क्योंकि जो बात मैं कह रहा था उसमें एक बात रह गई कि जब अंग्रेजों ने, मुगलों ने तो और तुर्कों ने खाली इतना नुकसान किया था कि उन्होंने हमारे मंदिरों को लूटा, मंदिरों के वैभव को लूट के वो ले गए, लेकिन वो हमारे सामाजिक व्यवस्था को वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए और समाज अपने तरीके से काम करता रहा। अंग्रेजों ने न केवल मंदिर, सनातन अर्थव्यवस्था को नष्ट किया, वर्ण व्यवस्था को नष्ट किया, और जो हमारा संस्कृति का जो पूरा ताना बाना था वो पूरा बिखर गया। जो हमारा फंडामेंटल जो एल्गोरिदम था वही नष्ट हो गया। तो उसके बाद अंग्रेजों का ये सबसे बड़ा उद्देश्य था कि भारत को कैसे ईसाई बनाया जाए। ईसाई बनाने के काम में अंग्रेज जुट गए। उसके लिए उन्होंने जो है जातियों के, भाषा के उन्होंने झगड़े जातियों का आविष्कार किया, आर्य बाहर से आए थे इसकी थ्योरी का आविष्कार किया। और फिर चर्च, उनको क्रिश्चियन मिशनरी ने बताया कि साहब ये हिंदुओं के ईसाई धर्म में परिवर्तन में सबसे बड़ी बाधा ब्राह्मण है। तो अंग्रेजों ने कहा कि अब इन ब्राह्मणों को खलनायक बनाओ, ब्राह्मणों को विलेनाइज करो। तो अंग्रेजों ने इसके लिए भारत से ही लोग चुने। सबसे बड़े तो थे जो तमिलनाडु का द्रविड़ मूवमेंट है, ईवी रामास्वामी नायकर, और पेरियार कहते हैं उनको, पेरियार माने ग्रेट मैन। और उनके सबसे बड़े सहयोगी थे कोल्हापुर के शाहूजी महाराज, जिनको बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा अपना नायक मानती है। तो ब्राह्मणों को जिस तरीके से विलेनाइज करने का काम जो शुरू हुआ वो आज तक जारी है। और ये बता दिया गया कि ये सब, ये तो आ रहे हैं, ये बाहर से आए थे, और इन्होंने द्रविड़ जातियों को अपना इन्होंने गुलाम बना लिया। कांग्रेस ने कभी भी इस फॉल्ट लाइन को, इस हिस्टोरिकल फेक फॉल्ट लाइन जो अंग्रेजों ने क्रिएट की थी, कभी इसको दुरुस्त करने का, इसके बारे में जनता के सामने वासूसी रखने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप अगर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी का जो अभियान है टू डीकोलोनाइज इंडिया, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। तो आज जो है यहाँ पे हिंदुओं की भिन्न भिन्न जातियां एक दूसरे के पीछे तलवार लेके चली जो दौड़ रही हैं। कोई कह रहा है कि पिछड़े का आरक्षण खत्म करो, कोई कह रहा है दलित का आरक्षण खत्म करो, कोई कह रहा है कि आरक्षण केवल आय के आधार पर होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, कोई कह रहा है कि क्रीमी लेयर को बाहर निकालो दलित से, कोई कह रहा है क्रीमी लेयर को बाहर निकालो ओबीसी से, कोई कह रहा है गरीब ब्राह्मण को भी दो। आरक्षण कोई पेनिशिया नहीं है, आरक्षण कोई जो है संजीवनी बूटी नहीं है, आरक्षण कोई जो है समस्या का समाधान नहीं है, आरक्षण से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होता। तो कुल मिलाकर के जो इंडिया को जो आजाद औपनिवेशिक दास्ता के दौरान जिस तरीके से हमारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को, हमारी शासन व्यवस्था को, जो हमारी स्टेट क्राफ्ट है, उसको जो नष्ट किया गया, उसको सहेजने, समेटने, उसको वापस लाने का कभी कोई प्रयास नहीं किया गया। 568 रियासतें थी जो कि प्रिंसली स्टेट कहलाते हैं। केवल 3 या 4 जो थी मुसलमानों की थी। एक था हैदराबाद का निजाम, एक था जूनागढ़ का नवाब, एक था भोपाल का नवाब, बस 3 ही ये थे। लेकिन जो राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में बड़ौदा है और या इंदौर है, या जयपुर है, जोधपुर है, ये सारी राज्य की रियासतें, ये हमारा जो प्राचीन राज्य व्यवस्था है, जो हमारी प्राचीन स्टेट क्राफ्ट है, जो महाभारत में, रामायण में, वेदों में, जो ये कोई पूजा पाठ की पुस्तकें केवल नहीं है, ये नीति शास्त्र हैं। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, यूरोप में अर्थशास्त्र का माने केवल इकोनॉमिक्स होता है।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो पूरा गवर्नेंस का, पूरे स्टेट क्राफ्ट का पूरा वो एक कॉम्प्रिहेंसिव साहित्य है कि सैन्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए, विदेशी राज्यों से संबंध क्या होने चाहिए, देश का शासन कैसा होना चाहिए, और टैक्सेशन व्यवस्था क्या होनी चाहिए, जनता के कल्याण के लिए राजा को क्या करना चाहिए। तो आजादी के बाद जिन रियासतों का भारत में विलय हुआ वो सब इन्हीं प्राचीन स्टेट क्राफ्ट के अनुसार ही वहां का शासन चलता था। वो सारे दस्तावेज गायब हो गए, सिस्टम ही गायब कर दिया। सिस्टम ही पूरा गायब कर दिया। महाराजा जयपुर थे, जोधपुर थे, महाराजा बड़ौदा थे, ग्वालियर थे, इन सबका जो स्टेट क्राफ्ट था ये यूरोप के शासन पे नहीं चलता था सर। एक सेकंड, यूरोप के नियम पे नहीं चलता था, ये भारतीय मूल्यों पे चलता था। ये सब गायब हो गया सर। जो 2.5 साल संविधान सभा की बहस चली संविधान बनाने के लिए, उसमें कभी भी भारतीय नीति शास्त्र के धर्म ग्रंथों का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। उससे कुछ भी लेने का, दुनिया के सारे संविधान से सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन और एक बड़ा अपराध और हुआ। ये सारे जो प्रिंसली स्टेट थे 568, ये भारत के प्राचीन जो राज व्यवस्था, प्राचीन स्टेट क्राफ्ट के आधार पर चलते थे, इनका पूरा एक नेटवर्क था जिसमें और उद्योग धंधे थे। उसमें कोई अडानी अंबानी नहीं था, उसमें कहीं पर भी कोई मोनोपोली का सवाल नहीं था, कभी ओवर प्रोडक्शन, ओवर सप्लाई का सवाल नहीं था, कभी बाजार में एकाएक तेजी, कभी बाजार में एकाएक मंदी का कोई सिस्टम नहीं था। वो और जितने उद्योग धंधे थे उन सबको डस्ट कर दिया गया। ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसकी अपनी मेटलर्जी की इंडस्ट्री ना हो। तलवार के बगैर कौन सा राज्य चलेगा सर? हापुड़ बहुत बड़ी मंडी थी। ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसके पास अपना विकसित बर्तन उद्योग नहीं था। ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसके पास अपना विकसित कृषि पर आधारित उद्योग नहीं थे। वो सारे के सारे हजारों की संख्या में वो सारे उद्योग धंधे सब नष्ट कर दिए गए और समाजवाद के नाम पर देश के कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया गया और केवल उन्हीं उद्योगपतियों को संरक्षण दिया देश ने जो उस समय कांग्रेस के बड़े करीबी थे और कांग्रेस को पैसा देते थे, यानी बिरला परिवार या आपके जमनालाल बजाज, हाँ, जो जिनको हम जानते हैं बजाज स्कूटर के लिए, सारे उद्योग धंधे। और अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भारत में तो व्यापार की इतनी प्राचीन परंपरा है, व्यापार है, उद्यम है और प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, हमने उसको नष्ट कर दिया। हमारे देश में उद्यमी को बनिया कह के गाली दी गई। सर, भारत दुनिया में अकेला ऐसा राष्ट्र है जहां उद्यमियों की एक अलग जाति है, जो और हमारे यहाँ मारवाड़ी और तमिलनाडु के चेट्टियार और आपके सिंध के लोगों का 8th सेंचुरी से व्यापार था अफ्रीका से। और जो वो शिकारपुर एक शहर मशहूर है सिंध का, वहां के लोग आज से 500 साल पहले बिलियनर्स थे और जो 47 में जब देश का बंटवारा हुआ है वही सब लोग वहां से छोड़ के आए और आज वो फिर बिलियनर हो गए हैं। सर, ये सब गायब कर दिया गया और केवल हमको ये बताया गया कि जो भारत में कालिदास है वो हमको बताया गया कि कालिदास भारत का शेक्सपियर है। अरे शेक्सपियर इंग्लैंड का कालिदास है। सर, आपने रजवाड़ों का जिक्र किया, 3 लोगों का नाम लेना चाहूंगा। राजा दरभंगा थे, वो ऐसे अद्भुत, दरभंगा बिहार का, तो वो एक ऐसे अद्भुत राजा रहे जिनकी दान की हुई जमीनों पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खड़ा है और उनके पास अपनी एयर स्ट्रिप थी और स्वयं के राज्य के लिए नहीं था। उन्हें पुस्तकालय राजा दरभंगा के बिल्डिंग्स अभी भी मौजूद हैं, दरभंगा एक बार जाके देखना चाहिए। दूसरा सर, साउथ में हमारे वडियार लोग थे, ठीक है, चेट्टियार तमिलनाडु के। इन लोगों ने कंपनीज बनाई हैं, पूरा बर्मा की इकोनॉमी इनके पास थी, पूरे बर्मा की इकोनॉमी। 400 साल पहले हम्पी नाम का जो शहर था वो दुनिया का सबसे रईस शहर था। रिचेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड वाज हम्पी, जहाँ पे जो ट्रेडिंग होता था, जहाँ पर दुनिया का सोना, दुनिया के हीरा पन्ना सड़कों में दुकान लगा के बिकता था। इस तरीके का, और कृष्णदेवराय उन दुकानों में कोई दरवाजा, कोई ताला नहीं था। हम्पी को बर्बाद किया इस्लामियों ने, हाँ, ठीक है। बाकी तो नेहरू ने कभी इन सबको रिवाइव करने का, आज जैसे योगी जी एक छोटा सा काम किया उन्होंने, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट्स पर आधारित है यह योजना, जो प्रोडक्ट हर उस जिले में, यूपी के उस जिले में
हजारों साल सैकड़ों साल से बन रहा है। ये प्राचीन हमारी उद्यम व्यवस्था का हिस्सा है। आपने मेटलर्जी की बात की, अलीगढ़ के ताले हमने सुना है, रामपुरी छुरी सुना है, तो ये दोनों आसी पास में। हापुड़ में मेटल की मंडी है, क्या तलवारें बनती थी, लोगों के पास पुरानी तलवारें रखी हैं, मेटल पे क्या अद्भुत कार्य होता था। लेकिन हाथरस के बर्तन का उद्योग, सर कांच का काम जो है फिरोजाबाद कब से होता था। इत्र का काम कन्नौज कैपिटल थी भाई, बहुत बड़ी कैपिटल थी। इत्र का फ्रांस का इत्र बनाएगा जो कन्नौज में होता है और आज भी होता है। हजारों साल की परंपराएं हैं। टेराकोटा है कहीं की, बनारस की साड़ी आज से भी करेंगे। 2000 साल से उत्तरापथ पे सिल्क जा रहा है रूट, वहां पे चाइना, बनारस की, तमिलनाडु की, बंगाल की। तो उत्तरा मुगल सराय जिसको बोलते हैं आज की डेट में, दीनदयाल उपाध्याय उत्तर पथ है वो उत्तरापथ तो दक्षिणापथ का जंक्शन है, वो हजारों साल पुराना है। चाणक्य उसी पे चलते, वो शेरशाह सूरी का बनाया हुआ नहीं है। चाणक्य उसी पे क्या कहते हैं, तक्षशिला से पाटलिपुत्र आते रहे जाते रहे और वो उन्होंने कार्य किया। और जो चाइना का सिल्क रूट था वो यहीं से ऊपर जाता था। तो यह व्यापार तो हमारे यहाँ पता नहीं सदियों से होते रहे। सर नावें थी हमारे पास, अब मेरे पीछे जो है हमारे पास IVNS कॉन्डे। चोला राजाओं के समय जो इंडिया की नेवी थी, जिसने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में राज किया, चोल वंश को भारत के इतिहास से गायब कर दिया गया, जिसने 1100 साल राज किया और हमें बताया गया 200 साल के मुगल बड़े महान थे। एक चीज और सर, संजीव सान्याली बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब इतिहास पढ़ाया जाता है तो दिल्ली के कुछ लोगों ने जो रूल किया, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली ही हमें इतिहास के रूप में पढ़ा दिया जाता है। हमारे साइंस का इतिहास क्या था, हमारे आयुर्वेद का इतिहास क्या था, हमारे उद्यमिता का इतिहास क्या था, यह सब जानबूझ के ध्वस्त किया गया भारतीयों को समझाने के लिए कि आप लोग तो किसी काबिल हैं। गुरुकुल में मेटलर्जी है, धनुर्विद्या है, शस्त्र विद्या है, ये पूरा विज्ञान है, खगोल शास्त्र है और मेडिकल साइंस है। ये हमारे गुरुकुलों का ये सिलेबस था। किस किस पौधे में कौन सी प्रवृत्ति है, क्या सब गायब कर दिया गया। सब। अच्छा सर, इतिहास पर तो बात हो गई, वर्तमान पर आते हैं कि यह तो जिसने ध्वस्त करना था किया, जो बनाने वाला है इस समय जो बनता हुआ दिख रहा है, जो आप अपने जीवन के अनुभव से भी हमसे साझा कर सकते हैं, उसमें क्या अंतर दिख रहा है? मुझे ऐसा लगता है, मैं, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि नेहरू और ये जो पूरा गांधी और कांग्रेसी और कम्युनिस्ट तंत्र है, यह नियंत्रण करना चाहता है जनता की जिंदगी पर बस। और जो सनातन मोड के आए हैं, योगी जी, अटल जी या शाह जी या मोदी जी, ये लोग जनता को फ्री करने के प्रक्रिया में रहे हैं। जैसे जनता का मुख्य रूप से 3 व्यवहार जो है, आपस में बातचीत का, आपस में मिलने जुलने का, ट्रैवल करने का, और आपस में पैसे के व्यवहार का, इस पर नेहरू और इंदिरा गांधी ने पूर्ण रूप से नियंत्रित कर रखा था। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, रोड या रेल नेटवर्क उतना ही रहा जो आपका अंग्रेज बना के चले गए। उसके बाद पैसे के, इंदिरा ने बैंक नेशनलाइज किया, अकाउंट नहीं खोले ताकि जनता आपस में पैसे के व्यवहार ना कर सके। तीसरा, व्यापार करने का तो क्या ही उन लोगों ने किया, वो हम लोगों ने डिस्कस किया कि लाइसेंस कोटा परमिट रहा, जो भारत जो है पूरा टुकड़े टुकड़े बटा है एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में जाने में। सर 2017 तक हमने किस प्रकार से सेल्स टैक्स या आपस में व्यापार किया वो मेरी आत्मा जानती है। जब मोदी आते हैं, अटल जी आते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं कि लोगों को मिलना चाहिए, एयरपोर्ट हो चाहे रोड हो चाहे किसी भी प्रकार का। अटल जी आते हैं तो उनके काल में कम्युनिकेशन के लिए, उन्हीं के काल में हुआ कि हाथों हाथ सबके मोबाइल फोन पहुंचा, तो पूरा भारत अब आपस में बात करने लगा। जबकि लैंडलाइन लगवाना सर कितना लगता था। 3 अंतर आए मुख्य, बताओ। हाँ, अब बताएं सर जी। जैसे कि मैं आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पहला भाषण था लाल किले की प्राचीर पे 15 अगस्त 2014 को, पीएम ने घोषणा की कि हम जैम पे काम करेंगे, जनधन आधार मोबाइल, ये करके दिखाया उन्होंने। अकाउंट खोले सर, नहीं करोड़ों जनधन आधार मोबाइल में, तो वही जनधन अकाउंट खोले। दूसरा, उन्होंने ये 2014 के चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी थी, सबका साथ सबका विकास, समावेशी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। और तीसरा, जो प्राइम मिनिस्टर ने 2014 के भाषणों में लगातार कहा था कि भारत में पर्यटन में अपार संभावनाएं, लेकिन ज्यादा एलोबरेट नहीं किया था। अब हुआ क्या? दीनदयाल उपाध्याय का सन 60 के दशक का उनका आर्थिक सिद्धांत है अंत्योदय, यानी बॉटम अप, जो सबसे नीचे वाला आदमी उसको ऊपर उठाओ। तो सबका साथ सबका विकास बीमारी कवर हो गया। फिर आता है ODOP, हर जिले में एक प्रोडक्ट।
यहाँ पे लखनऊ में बैठे लोगों को तो केवल वो समझ में आता है कि वो बॉम्बे का सेंसेक्स जो है 100 पॉइंट ऊपर चला गया। ये ODOP से बॉम्बे का सेंसेक्स नहीं ऊपर उठता है। लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको केवल 5,000 रुपए चाहिए थे कि वो एक बड़ी कढ़ाई, 2 बड़ी प्लेटें और कलछुल खरीद सकें, ताकि वो केवल बेसन का लड्डू बनाना चाहते हैं। उस 5,000 रुपए से वो रोज 1,000 रुपए कमा रहे हैं। ऐसे लोगों को टच किया है ODOP ने। लोगों का अंदाजा है ये 5,000 रुपए सर जी। ये हुआ। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम हुआ, पर्यटन में सनातन अर्थव्यवस्था रिवाइव हो रही है। काशी, अयोध्या, उज्जैन जी, अभी 3 है ये। रामेश्वरम नहीं, ये 3 में, अरे उज्जैन में बहुत काम हुआ है। हाँ। काशी, आज अयोध्या का GST कलेक्शन गाजियाबाद से अधिक हो रहा है बस मात्र 5 साल के अंदर। अभी मंदिर कब शुरू हुआ? 22। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो 23 में हुई है। हाँ। अभी तो 25 ही खत्म हुआ है। नहीं, मैं फैसले से 2019 से लेके चल रहा 24 करोड़ से ज्यादा जो है, और हम लोगों का जो मैकाले का असर इतना ज्यादा है कि हम लोग तीर्थ यात्री को पर्यटक बोलते हैं। अरे पर्यटक तो ताजमहल जाता है, लाल किले में जाता है, आजकल नहीं जा रहा। मंदिर में आने वाला आदमी जो है तीर्थयात्री होता है जी। अयोध्या के मंदिर में तीर्थयात्री आ रहा है, पर्यटक नहीं आ रहा है। और बड़ा विरोध हुआ था कि साहब अयोध्या में एयरपोर्ट क्यों बन रहा है। जून 2024 में बीजेपी कैंडिडेट हार गया तो एकदम से जो है ट्रैफिक कम हो गया, कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। जरा पता करिए, अयोध्या के एयरपोर्ट ने अपनी पूरी कॉस्ट रिकवर कर ली है 3 साल के अंदर। ये है सनातन अर्थव्यवस्था। आज अयोध्या में हजारों लोगों के लिए सरकार का एक पैसा, सरकार ने क्या निवेश किया? सड़कें चौड़ी कराई, सीवेज को ठीक किया, रोड साइड ड्रेनेज को पहले से इम्प्रूव किया, स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था की, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया, और होटलों को, होटल गेस्ट हाउस के लिए जो भी आवेदन आए उनको लैंड दी गई। लोगों को होम स्टे की योजना को अप्रूवल दिया कि आप अपने घर में एक कमरा व्यवस्थित कर दीजिए और आप तीर्थयात्रियों को ठहरा सकते हैं। हजारों लोग उसमें रोजगार मिल रहा है। और उसके बदले में सरकार को जो आय हो रही, अब जरा वो देखिए, बनारस में जो होटल 1500, 1800, 2000 रुपए में उठ रहा था, वो शिवरात्रि के समय में 30 से 35,000 रुपए में उठ रहा है, और लोग खुशी खुशी दे रहे हैं। सब बनारस, जरा सोचिए अगर यही कल मथुरा में हो गया सर। अगर हर यूपी का ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं है, कानपुर ऐसे शहर में कोई मंदिर नहीं है, आगरा ऐसा इतना बड़ा शहर में कोई मंदिर नहीं है, लखनऊ में एक मंदिर नहीं है। एक मंदिर बस हनुमान जी का है, वो मैं हनुमान सेतु पर 50 साल बाद, 70 साल बाद मैं पहली बार देख रहा हूं कि बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव में इतनी लाखों लोग आते हैं शिवरात्रि पे, और वहां कल मुख्यमंत्री दिन भर वहीं थे बाराबंकी में। लोधेश्वर महादेव में जाके देखिए कितना काम हो रहा है। नैमिषारण्य ने, जो वैदिक युग से तीर्थ स्थल मशहूर है देश का, नैमिषारण्य में पहली बार वहां, अब जाके देखिए वहां पे सीतापुर रोड से जो सड़क गई है वो 4 लेन रोड हो गई है, वहां पे पावर सप्लाई 24 घंटे हो गई है, स्ट्रीट लाइट हो गई है। और जरा पता करिए कि वहां कितने करोड़ लोग, लाख लोग आ रहे हैं हर महीने, वो सब तीर्थयात्री हैं। तो केवल हमारे यहाँ जो तीर्थ यात्रा की जो अर्थव्यवस्था है, अगर इसी पे सरकार का रोल केवल एनेबलर का हो जाए और कुछ ना करे, सरकार पैसा मत लगाए, लेट द पीपुल वर्क देयर, लोग आए इन्वेस्ट करें, ये हमारी इकोनॉमी का 3 से 4%, हमारे जीडीपी का 3 to 4% हो सकता है। और शुरुआत हुई है, लोगों ने भी इसको अनुभव नहीं किया है। काशी का, बनारस का शहर का नक्शा बदल गया है, अयोध्या का नक्शा बदल गया है। सर, प्रयागराज में महाकुंभ में लोगों ने इतना कमाया है कि 1-2 साल तो वो लोग चैन से। तो ये सनातन अर्थव्यवस्था का रिवाइवल ही, जितने समाजवादी हैं और जितने मार्क्सवादी हैं और जितने जाति के आधार पर हिंदू समाज को, देश को तोड़ने की राजनीति करने वाले हैं, इनको बहुत पीड़ा हो रही है। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है
कि इस इंक्लूसिव राजनीति के जरिए समावेशी विकास योजनाओं के चलते समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिला है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान हूं तो मुझको जो है आवास नहीं मिला, मुझको एलपीजी नहीं मिला, मुझको आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिला। सबको मिल रहा है। तो इन जातिवादी राजनीति करने वाली पार्टियां, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इन सबको बड़ी परेशानी हो रही है। और बिहार के चुनाव से बहुत साफ संदेश गया है कि जातिवादी राजनीति करने वाली पार्टियों का जो झंडा है, उसमें जो जाति का डंडा था वो बीजेपी ने चुरा लिया है। ये तो एक बार फिर कहिए, ये लाइन जबरदस्त है सर। ये जो समाजवादी पार्टी जो बार बार पीडीए कहती है कि कभी पिछड़ों का होगा, कभी आपने सुना है मोदी जी को कहते हुए कि हम खाली ये चीज हम ब्राह्मणों को देंगे या केवल सवर्णों को देंगे या ये केवल हम पिछड़ों को देंगे या केवल दलितों को देंगे? वो सबकी बात करते हैं सर। वो बहुत लोग चाहते हैं कि मोदी जी पे जाति विशेष का एक चिपक जाए, तो ये लेकिन चिपक नहीं पा रहा है। इनके पास जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म समाज के लिए अगर जो समाज है वो हार्डवेयर है और संस्कृति उसका सॉफ्टवेयर है। यस, आपका आईफोन 2 लाख रुपए का होगा, लेकिन अगर उसके सॉफ्टवेयर निकाल के फेंक दिए जाएं तो लोहे का टुकड़ा है। तो इनको परेशानी ये हो रही है कि यार ये योगी मोदी क्या कर रहे हैं, लोगों को जो है राम की महत्ता बता रहे हैं, लोग रामनवमी जान रहे हैं, लोग जो है शिवरात्रि जान रहे हैं, अब लोग जो है ताजमहल ना जा करके अब लोग जो है अपने बच्चों का मुंडन कराने अयोध्या जा रहे हैं, लोग काशी जा रहे हैं। और यार यहाँ तो लाखों लोग आ रहे, कोई नहीं पूछ रहा है कि कौन किस जाति का है। कोई पूछता है वहां पे अयोध्या में? सर विंध्याचल देवी में तो मुंडन एक्चुअली शक्ति पीठों पर होता है। नहीं, लोग जा रहे हैं वहां भी जा रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है कि इनकी राजनीति का जो झंडा है उसमें डंडा केवल जाति का था, वो भी निकल गया। अब वो निकल गया है। ये परेशानी है समाजवादी पार्टी की, ये परेशानी है डीएमके की कि जो उन्होंने मदुरई के मंदिर में दीपदान कार्यक्रम में हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया कि यहाँ पे दीपदान का कार्यक्रम होगा, तो डीएमके के लोग लोकसभा के यहाँ स्पीकर के यहाँ पहुंच गए, साहब इसके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ले गए। डीएमके नहीं सर, सारी पार्टी इंडिया अलायंस की 107 एमपी गए हैं सर। क्रिश्चियंस मिशनरी ने फंड किया है। हाँ, खड़े हो। हाँ, खड़े हो। 107 एमपी गए हैं। अखिलेश यादव नए ईसाई हो रहे हैं। हाँ, तेजस्वी पैसा तो वहीं से आएगा, तो कुल मिलाकर के ये जो सनातन संस्कृति का जो पुनर्स्थापना है, ये अपने आप में इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना भारी भरकम कैंपेन है अगेंस्ट डीकोलोनाइजेशन कि ये सब धराशायी हो जाएंगे। ये सब 5 साल बाद झेल नहीं पाएंगे। और ये जो मैं तो मानता हूं कि ये मार्क्सवाद, ये समाजवाद, ये पूंजीवाद, ये फांसीवाद, ये नाजीवाद, ये सब हमारे लिए फॉरेन आइडियाज हैं, इंडिया में रेलेवेंट नहीं। ये सब बर्बाद करते हैं, ये बर्बाद करते हैं बस। हमारे लिए हमको उनकी जरूरत नहीं। और इनका दिमाग इतना कॉलोनियल है, इतना औपनिवेशिक दास्ता से आज भी ये लोग जो है उसमें दबे हुए हैं कि बीजेपी को, संघ को गाली देने के लिए भी ये यूरोप के टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, फांसीवादी, नाजीवादी। अरे भाई, ये फांसीवाद, नाजीवाद आपका मामला। और एक बात और भी जो लोगों को जाननी चाहिए, मार्क्सवाद, नाजीवाद और फांसीवाद तीनों सगे भाई हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। सर 1942 में जब हिटलर ने हमला कर दिया सोवियत रशिया, कम्युनिस्ट रशिया के ऊपर, उस दिन के बाद से कम्युनिस्ट पार्टी ने नाजीवादियों को अपना दुश्मन मान लिया। और हिटलर की पार्टी का नाम था नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी। अब कोई भी जाके ये चेक कर सकता है नेट पे, समाजवादी पार्टी नाम था हिटलर की पार्टी का। और झगड़ा ही शुरू हुआ तब तक। और 1942 वर्ल्ड वॉर में हिटलर के रशिया पे, सोवियत रशिया पे हमला करने के पहले कम्युनिस्ट पार्टी बहुत दोस्त थी हिटलर की। मुसलमान जाके हिटलर को जो है चूम रहा था कि अरे भैया बहुत बढ़िया के अपने यहूदी मारे। समरवा दो, जो शेरिफ था वहां ईसाइयों ने, जेरूशलेम का, ईसाइयों ने, हाँ, हिटलर के बहुत बड़े समर्थक थे ईसाई। वेटिकन के पोप का अप्रूवल था कि यहूदियों को साफ कर दो, और लोगों को जानकारी होगी कि ईसाइयत का जो पहला अध्याय है वो है यहूदी से घृणा, क्योंकि ईसाई ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट की हत्या यहूदी ने की थी।
हाँ, तो अब वो क्राइस्ट थे नहीं थे वो एक अलग मिथ है, वो माइथोलॉजी हो सकती है ना, शुरू का पता ना अंत का पता। यहाँ तो हमारे सारे भगवान लोग के सारे वंशावली सारी चीजें हैं। वो एक अब्राहमिक रिलीजन में और सनातन धर्म में मूल अंतर ये है कि वो लोग बिलीवर हैं। उन्होंने कहा कि आसमान में एक गॉड बैठा है, एक अल्लाह बैठा है, और उस अल्लाह ने एक मैसेंजर भेजा है, उसको एक किताब लेके भेजा है, बाइबल और कुरान। आपको उसको आंख बंद करके मानना है, कोई सवाल आप नहीं कर सकते। सनातन संस्कृति का मूल सिद्धांत है सीकर, हम साधक हैं, हम सनातन हैं। कोई सत्य कभी अंतिम हो ही नहीं सकता, लेकिन बाइबल और कुरान कहती है कि जो हमने बता दिया वो अंतिम सत्य है। और आज दुनिया में 90% लोग जो है यूरोप में क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आज भी मानते हैं धरती चपटी है, द अर्थ इज फ्लैट। वेटिकन में आज भी आंदोलन चलता है, फ्लैट अर्थ मूवमेंट, जबकि हमको क्या बताया गया, भूगोल। हजारों साल से हम ये जानते हैं कि धरती गोल है सर, और दुनिया मानती धरती गोल है, लेकिन कुरान बाइबल आज भी नहीं मानते कि धरती गोल है। वो सर ऐसा है कि बिलीव करने वाले ये जो बिलीवरों की जो जमात है, हाँ। ये खुद बिलीव करे चाहे न करें, इनकी इच्छा ये है कि दूसरे जरूर करें। हाँ। बाकी जनता जरूर बिलीव कर ले जो हम कह रहे हैं। तो यह मानसिकता नियंत्रित करने की है, सबके दिमागों को नियंत्रित करने की, और ऐसे लोगों का समर्थन लेकर जो सत्ता में आते हैं वह भी नियंत्रित ही करना चाहते हैं बस। जबकि सनातन से जो निकलता है वो, जैसा सर ने कहा कि सीकर है, वो ढूंढता है, वो प्रश्न कर रहा है, वो बेहतर करने के लिए और जानने के प्रयास करता है, तो वह स्वतंत्रता की तरफ जाता है और अपनी जनता को भी मुक्त करता जाता है। हमारे यहाँ तो सर अल्टीमेट जो शब्द है वो मोक्ष है, वह इस हद तक मुक्ति है, लिबरेशन। वो इस हद तक सनातनी मुक्त होना चाहता है कि वो इस दुनिया से, ब्रह्मांड से भी मुक्त हो जाना चाहता है अपने अंत में। तो मुक्ति तो अद्भुत है वो, लेकिन उसकी प्रक्रिया में स्वतंत्रता सबको मिले इसका प्रयास करता है। यही अटल जी और जो राजनीतिक सत्ता हिंदुओं की आ रही है, यह सिर्फ भारत के लिए उम्मीद की किरण नहीं है, यह विश्व के लिए उम्मीद की किरण है, क्योंकि विश्व प्रताड़ित है। अफ्रीका को इन्हीं तीनों ने लूटा है, कम्युनिस्टों ने, कैपिटलिस्टों ने, ईसाइयों ने खूब लूटा है। आज अफ्रीका को एक की उम्मीद की किरण दिखती है भारत में। ब्राजील का आदमी, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं लॉरेंस साहब, वो मोदी जी को जिस तरीके से पकड़ के चलते हैं, पुतिन को भी जो दिख रहा है भारत में, जो अपनी सभ्यताओं से जोड़ना चाहता है, अपनी जनता का भला करना चाहता है, उसको इसी भारतीय सनातनी राज सत्ता में उम्मीद की किरण नजर आती है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें अच्छा समय दिया, और उम्मीद है कि ऐसी गूढ़ बातों पर आपसे हमें और समय मिलेगा। और बातें मेरे ख्याल से अभी बहुत हैं करने को। हम लोग किताबों पर भी बातें शुरू करेंगे, सर भी कई सारी किताबों पर डिस्कशन करेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आने वाले समय में आपके साथ आमने सामने काफ़ी सारी और इस प्रकार की चर्चाएं करें। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें सुना। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, और आपके माध्यम से यदि बातें दूर तक जाएं तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको लगता है कि बातें उचित हैं, ज़रूरी हैं, दूर तक ले जाने लायक हैं, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।